हेलो फ्रेंड्स, ये है एनसीईआरटी का ज्योग्राफी की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 क्लास की चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर जो 1 है वो हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। जिन किसी ने भी नहीं देखा है और वो देखना चाहते हैं या हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वो हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। अब ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो वो पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे। ये हमारी पृथ्वी है, तो इसमें पृथ्वी को दिखाया गया है, ये जो ग्लोब दे रखा है इसमें पृथ्वी को दिखाया गया है कि वास्तव में हमारी पृथ्वी किस टाइप की है। तो ये जो दे रखा है इस जगह पर और इस जगह पर ये जो रेखाएं खींची जाती हैं पृथ्वी के ऊपर, ये दिखाई गई हैं अक्षांशीय रेखाएं और देशांतरी रेखाएं। तो ये कोई वास्तविक रेखाएं नहीं हैं। जनरली क्या है ना कि ये एक समझ विकसित करने के लिए, यानी कि समझने के लिए ये काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं इसके ऊपर। एक जो अक्षांशीय रेखा जो होती है वो इस टाइप से खींची जाती हैं, इस टाइप से पृथ्वी के ऊपर होती हैं इस तरीके से। और जो देशांतरी रेखाएं होती हैं वहीं वो इस तरीके से होती हैं, इस टाइप से होती हैं। तो ये सिर्फ समझ के लिए होती हैं। ऊपर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी ग्लोब पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं और रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थिर होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि उत्तर दक्षिणी ध्रुव क्या है, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव इसे कहते हैं, ये होते हैं हमारे उत्तर और दक्षिणी ध्रुव, ये वाले, ये उत्तर ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, इसे उत्तर और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और इसके बीच में ये जो आप ये देख पा रहे हैं, ये इसके बीच में ये एक सुई होती है, ये जिसकी वजह से ना ये राउंड कर पाती है जो पृथ्वी है ग्लोब पर। आगे है, आप देखेंगे कि एक सुई की जैसी सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थिर होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। इसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है और जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। तो जैसे आप ये देख पा रहे हैं ना कि ये जो हमारी पृथ्वी का जो दे रखा है इमेज, विषुवत वृत्त कहते हैं इसको, पृथ्वी को समान भागों में बांटने के लिए। जैसे कोई बॉल होती है ना, बॉल को बीच में से जब हम आधा करते हैं तो आधा हिस्सा ऊपर आधा हिस्सा नीचे रह जाता है। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे कहते हैं उत्तरी वृत्त। मैं आपको एक गेंद का एग्जांपल लेके बता रही हूँ, तो उसे उत्तरी वृत्त कहेंगे और नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी। तो जिस तरीके से ये पृथ्वी दिखा रखी है आपको वैसे ही है जैसे ये काल्पनिक वृत्त दे रखा है आपको यहाँ पे, ये विषुवत वृत्त ये है। ये पृथ्वी को दो समान भागों में बांटता है, लेकिन इसमें ठीक तरीके से नहीं है। पीछे वाले हिस्से में मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, इस पे दिखाती हूँ मैं आपको ग्लोब पे। ये इस जगह पर ये जो है ना, ये विषुवत वृत्त होता है। ये पृथ्वी को दो समान भागों में बांटता है, मतलब आधा हिस्सा ऊपर आधा हिस्सा नीचे। इसे उत्तरी ध्रुव और इसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ये समझने की दृष्टि से है। सिर्फ मैंने जैसे आपको बताया कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये रियल में ऐसा नहीं है। हमारी पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा नहीं बनी हुई है, ये केवल हमने समझने के हिसाब से ये बना दी गई हैं। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी कि ये जो आधा हिस्सा होता है ना, ये वाला आधा हिस्सा जो होता है, ये वाला आधा हिस्सा, इसको उत्तरी
उत्तरी व्रत और इसको दक्षिणी व्रत कहते हैं। इसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत व्रत पृथ्वी पर एक काल्पनिक व्रत बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत व्रत से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर व्रतों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ना, ये वाले जो व्रत हैं, ये वाले व्रत, इनको अक्षांश व्रत कहा जाता है। पृथ्वी पर एक काल्पनिक व्रत बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत व्रत से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर व्रतों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। ठीक है। विषुवत व्रत शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। जो ये विषुवत रेखा जो होती है ना, जो दो समान भागों में बांट रही है हमारी पृथ्वी को, तो इसको 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, यानी कि शून्य अक्षांश को दर्शाती है ये। तो ऐसे ही ऊपर जो जाती रहेगी ये 20, ये 40, ये आगे का 60, इस तरीके से। और जब आप दक्षिण की तरफ आएंगे तो यहाँ पर भी सेम 20, 40, तो आप इसे इस तरीके से कह सकते हैं 20 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, या 20 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, 20 डिग्री 40 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। विषुवत व्रत शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत व्रत से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के व्रत का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का, यानी 1/4, यानी कि 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। 360 अंश का यानी 1/4, यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को। इस प्रकार विषुवत व्रत के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत व्रत के दक्षिणी स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। जब भी आप यहाँ पे लिखते हैं कि जैसे यहाँ पे ये 0 डिग्री तो विषुवत रेखा हो गई, जब भी आप यहाँ पे लिखेंगे 20 डिग्री या 40 डिग्री, है ना, तो आप समझने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अब जैसे आपने यहाँ पे लिखा ये 23.5 डिग्री है, तो आपने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आपने लिखा यानी कि आप में कर दे 30 डिग्री, तो आप क्या लिखेंगे 30 डिग्री उत्तर, यहाँ पे आप लिखेंगे उत्तर। ठीक है, इस तरीके से 30 डिग्री उत्तर या 30 डिग्री दक्षिण या 20 डिग्री उत्तर या 20 डिग्री दक्षिण, तो ये लिखना ज़रूरी है ताकि आप समझ सकें, हम अच्छे से समझ सकें। ठीक है, इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः उसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश यानी कि 20 डिग्री पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत व्रत के 20 अंश उत्तर एवं 20 अंश उत्तर में एवं बेलो हॉरिजोंटे विषुवत व्रत के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि 20 डिग्री उत्तर और अक्षांश और 20 डिग्री बेलो हॉरिजॉन्ट 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। तो जो जैसे इसमें बताया है ना ये कि महाराष्ट्र का एक चंद्रपुर, ठीक है, महाराष्ट्र में चंद्रपुर महाराष्ट्र में जो चंद्रपुर है वो कहाँ पर है, वो 20 डिग्री अंश पर स्थित हैं। ये दोनों 20 डिग्री अंश पर तो है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत व्रत के 20 डिग्री उत्तर में है। यानी कि चंद्रपुर कहाँ पर है, तो जैसे यहाँ पे ये बता रहे हैं ना कि 20 डिग्री उत्तर में है और दक्षिण में है, तो यानी कि ये विषुवत व्रत है हमारा, ये 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री विषुवत व्रत है। तो यानी कि अगर हम 20 डिग्री यहाँ मान लेते हैं और वो उत्तर में कह रहा है, तो जैसे मैंने बताया ना आपको कि ये जो होती है विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है, तो 20 डिग्री उत्तर बता रहा है, तो उत्तर हमारा ये होगा, तो उत्तर ये है, तो महाराष्ट्र का जो
चंद्रपुर है वो यहाँ कहीं होगा, इस जगह पे कहीं होगा, है ना। और वो कह रहा है दक्षिणी अमेरिका का जो हॉरिजॉन्टे है वो 20 डिग्री दक्षिण में है, तो 20 डिग्री यहाँ कहीं होगा इधर, तो वो यहाँ होगा, मतलब ये विषुवत रेखा के ऊपर और ये विषुवत रेखा के दक्षिणी ओर, ठीक है, इस तरीके से। ये चंद्रपुर 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। तो जैसे इसमें दिखा रखा है ना कि ये जो अक्षांश है ना, अभी एक मिनट, जैसे ये विषुवत रेखा है तो ये अक्षांश कैसे होती हैं, अक्षांश ऐसी तो बनी होती हैं, ये इस टाइप से होते हैं। तो जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से दूर जा रहे हैं, ये विषुवत रेखा है हमारी, ये वाली विषुवत रेखा है 0 डिग्री, तो हम इससे दूर जाते जाते हैं तो ये हमारा ये जो है, ये हमारा ये जो आकार है इसका छोटा कम होता जाता है। और जब ऐसे ही दक्षिण में भी जब हम ऐसे आएंगे ना ऐसे करके तो ये कम होता जाएगा, जब तक हम ध्रुवों के पास तक ये ना आकार बहुत कम हो जाता है। तो इसी तरीके से ये बताया गया है इसमें, ठीक है। वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं, विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं। जैसे ये है उत्तरी ध्रुव, ये इसके बारे में बात कर रहा है, ये उत्तरी ध्रुव, ये भी 90 डिग्री, ठीक है, ये उत्तर है, ये उत्तर, और ये इसी में ही नीचे आपका ये है दक्षिणी ध्रुव, इसके बारे में कह रहा है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये भी 90 डिग्री है लेकिन ये दक्षिण में है, ये दक्षिण में है, ठीक है। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं। ये है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी वृत्त, उत्तर ध्रुव वृत्त, विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ठीक है। ये पृथ्वी के ताप कटिबंध है, ये हम पढ़ते हैं, पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ। ये जो 23.5 डिग्री, जैसे मैंने बताया था ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो क्या है कि ये जो यहाँ पे ये जो दे रखी है ये होती है आपकी कर्क रेखा, ये आपकी कर्क रेखा दे रखी है, ये होती है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ये आपकी कर्क रेखा है। और जस्ट इसी के नीचे होती है आपकी, ये होती है जस्ट इसी के नीचे आपकी दे रखी होती है ये मकर रेखा, ये वाली रेखा जो होती है ये आपकी मकर रेखा होती है। इसे कर्क और ये मकर, ठीक है, मकर रेखा होती है, ये भी 23.5 डिग्री होती है। यहाँ पे पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में बताया गया है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष भर में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। इस क्षेत्र के बारे में कह रहा है कि ये इसे जो उष्णकटिबंध क्यों कहते हैं, जैसे लोग कहते हैं ना कि ये क्या होते हैं उष्णकटिबंध और ये सब क्या होते हैं, ये वाला जो क्षेत्र होता है ना, ये वाला क्षेत्र, इसको उष्णकटिबंध इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर सूर्य जो होता है, सूर्य की जो किरणें होती हैं ना, वो सीधी वर्ष भर इतने एरिया में ज़रूर रहती हैं। तो इतने एरिया में क्या है कि तापमान जो होता है वो ज़्यादा रहता है, वो बढ़ा हुआ रहता है, तो इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और जैसे जैसे सूर्य ये जैसे कि हमें पता है कि ये जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य का परिक्रमण भी करती है। तो सूर्य अगर हमारा यहाँ पे है, या यहाँ पे हम सूर्य कर लेते हैं, तो इस तरीके से सीधी रेखा चाहे पृथ्वी हमारी किधर भी घूमेगी, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है। जैसे जैसे पृथ्वी रोटेट करेगी तो सूर्य की किरणें इस एरिया में तो रहेंगी ही रहेंगी, इतने इस वाले एरिया का जो ताप होगा वो अधिक होगा। और जो यहाँ वाले जो एरिया होंगे इनको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। तो शीतोष्ण कटिबंध मतलब यहाँ पर क्या है कि ताप मतलब जो यहाँ की जो जलवायु वो थोड़ी सी ठंडी भी होती है और गर्म भी होती है, तो इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध। और ये है उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध, ये दोनों हैं उत्तर ध्रुव के पास और दक्षिणी ध्रुव के पास। तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे तापमान बहुत कम रहता है दोनों एरियो में, ठीक है।
कर्क रेखा तक मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद मैंने अभी आपको पीछे बताया था ना कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य जो होता है वो सिर के ऊपर कभी नहीं होता, बस ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, ध्रुवों की ओर जो है सूर्य की किरणें तिरछी होती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क एवं उत्तरी ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के क्षेत्र का जो तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव व्रत तथा एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है कि नहीं आ पाता, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। अच्छा, अभी हमने अक्षांश के बारे में पढ़ा, ये होती हैं देशांतर रेखाएं। मैंने आपको पीछे बताया था कि देशांतर रेखाओं के बारे में मैंने बताया था ना कि देशांतर रेखाएं ये वाली हैं, देशांतर रेखाएं, इन यामोत्तर देशांतर कहा जाता है। ये वाली रेखा देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली जो संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं के देशांतरीय यामोत्तर इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है, ध्रुव एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलती हैं। ये इसके बारे में बोल रहा है कि जो इनकी जो दूरी होती है, ये यहाँ से ऐसे बराबर जा रही है ये दूरी, है ना, यहाँ जाकर के बिल्कुल ये सारी सबकी दूरी यहाँ पर कम हो जाती है। जैसे जैसे ऊपर जा रही है ना, ये एरिया की दूरी बिल्कुल कम हो गई ना ये आपस में, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा दूरी जो होती है इनके बीच में इस जगह पर होती है, इस जगह पर, ठीक है, वो इसी के बारे में बोल रहा है। अक्षांश समांतर रेखाओं से विभिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है। जो अक्षांश रेखाओं से भिन्न जो देशांतर यामोत्तर की जो लंबाई होती है, लंबाई तो सेम होती है, बिल्कुल समान होती है। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकोषीय वेधशाला है, ब्रिटिश की वेधशाला है, ये से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था ना कि जो अक्षांश समांतर अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, तो अक्षांश रेखाओं की जो वृत्त पे जो लंबाई होती है वो समान नहीं होती। जैसे कि आपको मैंने ये बताया था ना यहाँ पर ये अक्षांश रेखाओं की जो ये लंबाई है, ये वाली जो लंबाई है, ये सबसे ज़्यादा जो लंबी होती है वो होती है विषुवत रेखा। फिर उसके बाद जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते जाते हैं इनकी जो लंबाई होती है वो कम होती जाती है, और उत्तरी ध्रुव जो होता है वहाँ पर इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा कम होती है। तो इस तरीके से जो है इसकी लंबाई कम होती जा रही है। वहीं जो ये वाली जो रेखाएं हैं यामोत्तर जो देशांतर रेखाएं हैं, ये वाली जो यामोत्तर देशांतर रेखाएं ये वाली जो रेखाएं हैं, जो इनकी लंबाई होती है ये बिल्कुल इक्वल होती है, इनकी लंबाई बिल्कुल समान होती है। तो ये जो यामोत्तर रेखा खींची गई है, ये वाली जो यामोत्तर रेखा है ये भी पृथ्वी को 2 समान भागों में बांट देती है। तो ये होता है पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी, और ये होता है पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। तो ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं, ये कोई भी वास्तविक रेखा नहीं है, ठीक है। ये सब जो थे, जितने भी देश थे, उन्होंने एक आपसी सहमति से निश्चय किया था। तो इसके टाइम को सुगम बनाने के लिए ये वाली रेखाओं का विस्तार किया गया। ये हमने यहाँ से पढ़ा था। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। ये वाली जो रेखा है इसको प्रमुख यामोत्तर कहते हैं।
ठीक है, इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। जैसे मैं कि ये पूर्व, ठीक है, और ये पश्चिम, तो यहाँ से 180 डिग्री पूर्व, यहाँ से ये काउंटिंग होती है और यहाँ से ये वाली काउंटिंग होती है। इस 180 डिग्री यामोत्तर रेखाएं, यामोत्तर मिलकर तो पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। ठीक है, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। वाली यामोत्तर रेखा से पूर्व की ओर चलेंगे, जहाँ पर 180 डिग्री तक हम पहुँचेंगे, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है। जब हम 180 डिग्री बैक पहुँचेंगे पूरब से और इधर से भी 180 डिग्री की तरफ पहुँचेंगे, तो दोनों जो ये वाली जो पूर्व की रेखा है और जो पश्चिम की रेखा है, दोनों जो पीछे की जो 180 डिग्री जो वो होगा ना, इस 180 डिग्री पश्चिमी यामोत्तर और पूर्वी यामोत्तर होगा, वो दोनों एक ही रेखा होगी। दोनों को एक ही रेखा पर स्थिति पर माना जाता है। ये देखा टाइम जोन, ठीक है, ये टाइम जोन दे रखा है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था ना कि जो इसके हिसाब से सेट की गई है, ये इंग्लैंड के ग्रीनविच, ये वाली इस जगह के हिसाब से ये जो देशांतर यामोत्तर रेखा है इसको सेट किया गया है। ठीक है, इधर की तरफ हम जाएंगे पूर्व की तरफ, इधर पश्चिम की तरफ, तो ये 0 डिग्री इसका रखा गया है, इसको 0 डिग्री पर रखा गया है। जैसे जैसे इधर इधर बढ़ते जाएंगे पीछे की तरफ, तब जब हम पहुँचेंगे, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है तो उधर 180 पहुँचेगा, इधर पश्चिम की तरफ भी हम 180 पर पहुँचेंगे, तो दोनों जो है पूर्वी और पश्चिमी दोनों एक ही रेखा पर जाकर के जुड़ जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है आपका देशांतर और समय। तो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ठीक है, कह रहे हैं ना, ग्रीनविच पर स्थित यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये वनडे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी की दिशा क्या है। तो ठीक है, आप ये बता सकते हैं कि पृथ्वी, ये दे रखा है ना, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे, जो स्थान पूर्व में है ग्रीनविच समय से आगे होता है। जो मैंने बताया था ना कि अभी इंग्लैंड जो है जगह, वहाँ पे जो वेधशाला है, वहाँ से पूर्व की ओर आप जाएंगे तो जो ग्रीनविच समय से आगे होगा, पूर्व की साइड के जितने भी देश पड़ेंगे उनका समय आगे होगा, तथा जो पश्चिम में होंगे उनका समय पीछे होगा। ठीक है, समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, ये हम सभी जानते हैं। अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, तो उस हिसाब से एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। 1 डिग्री कितने मिनट में? 4 मिनट में। तो इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुणा 4 यानी कि 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जो सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका ज्योग्राफी का 6 क्लास की ज्योग्राफी है, ये NCERT की चैप्टर नंबर 2 था, अक्षांशीय और देशांश
त्रिय विस्तार। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। तो जो दोस्तों जो भी है ना, आप एक बार ना फिर से इसे अपने आप खुद से अपनी बुक की सहायता से या फिर पीडीएफ से आप इसे एक बार और रिवाइज़ कीजिएगा। मतलब एक बार और पढ़ेंगे ना तो आपकी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।